Standard 6 Science. My dear children, in this video, we are going to start the lesson number 3 of our science, diversity in living things and their classification. The geographical conditions at different places on the earth are very different. We find that living things exist in all these diverse conditions. When we live in a certain place, we adjust to the conditions there. Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the conditions in their surroundings. हम ये लेसन में डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. डाइवर्सिटी क्या है? चेंजेस, डिफरेंसेस. बहुत सारे लिविंग थिंग्स है हमारे आसपास में, बराबर है. बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे एनिमल्स है. इवन वी आर ऑल्सो वन काइंड ऑफ एनिमल. तो ये सभी लिविंग थिंग्स में आप बहुत सारे डिफरेंसेस देखते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटीज. सब एनिमल एक जैसा नहीं होता है, सब प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, बराबर. तो हर जगह में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स को देखते हैं. हम जो एरिया में रहते हैं उस एरिया के साथ हम एडजस्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल पोलर रीजन है, फुल टाइम क्या होता है, वहाँ पर बर्फ़ रहते हैं, वहाँ पर पोलर बेयर वगैरह होते हैं. उस पोलर बेयर का जो बॉडी है उस हिसाब से, यानी वहाँ पर रहने के लिए वो तरीके से एडजस्ट किया हुआ है. तो हर एक लिविंग थिंग जहाँ पर रहते हैं वो सिचुएशन के लिए अडेप्टेबल हो जाता है, एडजस्ट करके उधर के कंडीशन के साथ एडजस्ट करके जीते हैं. जस्ट लाइक fish body, the body of fish is made in such a way that it can live in water. फिश का बॉडी इस तरह बनाया गया है कि वो पानी में रह सके, बराबर. झाड़ पे रहने वाले जो लिविंग थिंग्स है उसका बॉडी इस तरह बनाया हुआ कि झाड़ पे रह सके. तो अलग अलग एरिया में रहने वाले लिविंग थिंग्स को वो एरिया के साथ एडजस्ट करने आता है. Are the plants and animals that you have seen all alike? आपने जितने प्लांट्स और एनिमल्स को देखे सब एक जैसे दिखते हो? बिल्कुल नहीं. ओके. डाइवर्सिटी इन प्लांट्स. पहले हम प्लांट्स के बॉडी में जो डाइवर्सिटी है वो देखते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस. सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट while others are tall and have a canopy. Some plants grow under water while some others float on water. We find that some plants grow even in deserts. तो आप प्लांट्स को देखोगे तो अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स आप देखेंगे. आप अगर ग्रास का एग्जाम्पल लो तो ग्रास कितने शॉर्ट होते हैं, कितने शॉर्ट मीन्स इतना शॉर्ट कि वो ज़मीन को टच बढ़ता है, बराबर है. और कोई कोई प्लांट इतने टॉल होता है, बहुत ही ऊंचे रहते हैं, बराबर. और ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते एक कैनोपी बन जाते हैं. कैनोपी क्या है? पूरा छत जैसा उसके पत्ते वगैरह बन जाते हैं. और कोई प्लांट होते हैं पानी के अंदर रहने वाले, तो कोई प्लांट होते हैं पानी के ऊपर फ्लोटिंग करने वाले. और कोई कोई प्लांट्स तो डेजर्ट रीजन में, मतलब रेगिस्तान में भी रहते हैं. मोरओवर, we find that there is a lot of variety in the same type of plant. For example, there are different varieties of rice, wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants. अभी तो हम समझ सकते हैं कि अलग अलग प्लांट तो अलग अलग दिखेंगे, पर एक ही सेम काइंड ऑफ प्लांट में भी बहुत सारा डिफरेंसेस होता है. आपने मैंगो सीजन में मैंगो खाए हैं, अभी अभी तो समर सीजन होके गया है, बराबर. तो समर सीजन में इतने सारे मैंगोस मिलते हैं. कोई हापुस मैंगो होते हैं, कोई दशहरी मैंगो होते हैं, कोई केसर मैंगो होते हैं. सब मैंगोस का टेस्ट अलग अलग है, बराबर. मतलब मैंगोस के एक ही वैरायटी में भी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ है. इस तरह प्लांट में भी कोई कोई प्लांट ऐसा होता है कि जिसको स्टेम लीव्स आप ऐसा सेपरेट समझ ही नहीं सकते. तो आप बोलेंगे ऐसा चीज़ कैसे प्लांट हुआ? वैसे भी प्लांट होता है. प्लांट सुनते ही आपके मन में ग्रीन कलर आता है, लेकिन कोई कोई प्लांट में ग्रीन कलर होता भी नहीं है.
तो वैसे बहुत सारे वैरायटीज़, पूरे वर्ल्ड में इतने वैरायटीज़ ऑफ, इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग थिंग्स वैसे भरे हुए हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा चलो हम क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं, इनके एक एक प्रॉपर्टी के हिसाब से, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से इन्हें डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में करते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट categories of the plants in this, plants and animals, or altogether the living organisms in this lesson. Plants make their own food in sunlight. Such plants are called autotrophic plants. जैसे मैं रीड करूं, आपको भी वहां पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको रीडिंग परफेक्ट करने की नहीं. फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, pomegranate, periwinkle, etc. Some plants like loranthus, loranthus, dodder use other plants for food and are said to be heterotrophic. Plants like pitcher plant even consume insects. They are insectivorous plants. सो अभी अलग अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में, जैसे वो लोग खाना खाते हैं, किस तरीके से वो लोग खाना खाते हैं या उनको कैसा खाना मिलते हैं, उस हिसाब से प्लांट को अलग अलग क्लासीफाई किया है. नॉर्मली सब प्लांट क्या करते हैं, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है बराबर. नॉर्मली सभी प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नहीं कि खाना बनाते हैं अपने खुद. उनके पास किचन नहीं होता, लेकिन वो सनलाइट के मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं लीव्स पे. ऐसे जो प्लांट्स है उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक प्लांट्स. क्या कहते हैं? ऑटोट्रोपिक प्लांट्स. तो ऑटोट्रोपिक प्लांट्स में खाना वो खुद बनाते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में क्लोरोप्लास्ट नाम का सब्सटेंस होता है, उसके वजह से तो वो ग्रीन कलर का है. ठीक है, तो खुद खाना बनाने वाले प्लांट्स को ऑटोट्रोपिक प्लांट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस. हिबिस्कस क्या होता है? जासवंत का झाड़, जो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये हिबिस्कस है, ये वाला. ओके. और पोमोग्रेनेट. पोमोग्रेनेट क्या होता है? अनार का झाड़. पेरीविंकल, सदाफूली बोलते हैं, पेरीविंकल गार्डन में एक गार्डन प्लांट है. ये सभी ऑटोट्रोपिक प्लांट्स है. और सम प्लांट्स लाइक फंगस. फंगस एक प्लांट है. फंगस को देखना है ना, तो आप क्या करो, ब्रेड, घर में जो ब्रेड लाते हैं उसमें से एक आधा पीस ब्रेड को थोड़ा सा हल्का गिल्ला करके कई साइड में रख दो. 3-4 दिन के बाद आप देखोगे तो उसमें एक हल्का ग्रेइश कलर का कुछ तो बढ़कर आया हुआ दिखाई देगा, उसको बोलते हैं फंगस. तो फंगस. लोरैंथस. लोरैंथस अनदर काइंड ऑफ प्लांट. डोडर. ये सभी क्या होता है? हेट्रोट्रोपिक होता है, क्योंकि वो दूसरे प्लांट का फूड को लेकर रहते हैं, जीते हैं. यानी दूसरे प्लांट के ऊपर चढ़ के, वेल जैसा उस पर चढ़ के उसके अंदर अपना रूट्स वगैरह डालकर दूसरे प्लांट में से फूड को या उसके अंदर के जो न्यूट्रिशन है उसको एब्सॉर्ब करके जिंदा रहते हैं. और उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रोपिक, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. वो खुद पर खुद अपने खाना बनाते, दैट इज ऑटोट्रोफिक. और दूसरे प्लांट पर डिपेंडेड है अपने खाने के लिए, तो हेट्रोट्रोपिक. अब प्लांट्स लाइक पिक्चर प्लांट. पिक्चर प्लांट पता है आपको? यहाँ पर देखो वीनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो, ये पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, ऐसा बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं पता है? कंज्यूम इंसेक्ट. इंसेक्ट को डायरेक्ट खा ही लेते हैं. आप सोचेंगे उनको दांत है क्या, मुंह है क्या? मुंह नहीं है, दांत नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी में, इन सभी की बॉडी में कुछ ऐसा पार्ट है. अभी देखो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखोगे तो ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है. चलो वापस से उसको ही दिखाते हैं. ये जो पार्ट है खुला है ना, इसके साइड में सब बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, चिपको. और इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं, तो जैसे कीड़े वगैरह जो है, इंसेक्ट वगैरह, उन्हें लगेगा कि कुछ मधु वगैरह पीने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ चीज़ इसके अंदर है. ऐसा सोचकर क्या करेंगे, ये इंसेक्ट बेचारे आएंगे, आके इसके ऊपर ऐसा टच को करके देखेंगे. बस टच करने की देर, ये क्या हो जाएगा, वो उसमें चिपक जाएगा. और जैसे चिपक जाएगा, इधर एक ढक्कन होता है, इसका वो ढक्कन बंद हो जाता है, और ये प्लांट के बॉडी के अंदर चला जाता है. और प्लांट की बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें एंजाइम बोलते हैं. बड़े बड़े क्लास में जाकर आप पढ़ेंगे वो क्या है. तो ये एंजाइम की मदद से ये इंसेक्ट सब जो अंदर गिरे थे, वो पूरा अपने आप पिघल के डाइजेस्ट होके उसका पूरा अंदर जितने भी न्यूट्रिशन था पूरे प्लांट ले लेंगे और
बड़े होते जाएंगे। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर लिया, इंसेक्ट को ही खा लिया ना। तो इन्हें कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो अभी हमने 3 तरीके का प्लांट्स को बोला, प्लांट्स देखे। एक ऑटोट्रोपिक जो खुद खाना बनाते हैं, एक हेट्रोट्रोपिक जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, और एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो कीड़ों को वगैरह, इंसेक्ट को वगैरह खाकर जिंदा रहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, प्लांट का स्ट्रक्चर ये तो आपको पता है। एकदम मट्टी के नीचे रूट जाएगा, मट्टी के ऊपर स्टेम, स्टेम में बहुत सारे लीव्स अटैच होते हैं, और मौसम के हिसाब से टाइम टू टाइम फ्लावर्स आते रहता है। फ्लावर्स में से फिर कोई कोई प्लांट में फ्रूट बन जाता है, बराबर। कोई कोई पार्ट में प्लांट्स में सिर्फ फ्लावर ही होता है, फ्रूट नहीं बनता। और फ्रूट बन गया तो फ्रूट के अंदर बीज होता है, सीड्स होते हैं। ये सभी क्या होता है, प्लांट्स का पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं plants structure can generally be divided into 2 parts: the stem, which grows above the ground, and the root, which grows below the ground surface. The root, stem, and leaves are the main parts of plants. From time to time, plants bear flowers for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. तो प्लांट के मेनली 2 पार्ट होते हैं। एक मट्टी के नीचे जाने वाला पार्ट विच इज कॉल्ड, यस, रूट्स, एंड द अदर वन इज विच ग्रो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर बढ़ने वाला, दैट इज रूट, सॉरी शूट। रूट और शूट, शूट यानी स्टेम, लीव सब मिलकर। तो मेन रूट हो गया और एक स्टेम हो गया। स्टेम में फिर क्या होता है, बहुत सारे लीव्स, फ्लावर्स, मैंने सब बताया। पर ये फ्लावर्स टाइम टू टाइम ही आता है। वाई द फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड इन द प्लांट्स? प्लांट्स में क्यों फ्लावर आता है? इट्स पर्पस इज रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? अभी समझो एक फणस का प्लांट, वो फणस का प्लांट इतना बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, और वो एक दिन गिर के सड़ के मर गए। अब दुनिया में एक ही एक फणस का प्लांट होता तो उसके बाद फिर फणस कहाँ से आएगा? मतलब फणस का झाड़ पूरा खत्म। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये फणस का पेड़ पे वो जब जिंदा रहता है तभी बहुत सारे फल आया रहता है, बराबर। फूल आता है, फल आता है। ये फल में, ये फ्रूट में बहुत सारे सीड्स हुआ करता है, और ये सीड्स में से नए प्लांट आते हैं। तो ये एक बड़ा लिविंग थिंग अपना ही सेम काइंड, अपना ही जात का दूसरा छोटा लिविंग थिंग को जन्म जो देते हैं उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। आपने पपीज देखे डॉगी के? अभी डॉगी जो है वो अपना लाइफ खत्म होने से पहले अपने बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को लाइफ देते हैं, जन्म देते हैं। दैट इज द रिप्रोडक्शन ऑफ दैट डॉगी। एवरी लिविंग थिंग, आप कोई भी लिविंग थिंग को देखो, कोई भी एनिमल, प्लांट, सभी, डॉग, काउ, गोट, कैट, elephant, every living thing, even human being and all the plants, सब क्या करते हैं, थोड़ा ग्रो होने के बाद अपना ही एक बच्चे को, एक से ज़्यादा भी बच्चे को जन्म देते हैं। ये क्यों देते हैं? क्योंकि उनका जो जात है या उनका जो काइंड है, उनका जो स्पीशीज है, और आगे आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी बनते बनते जाए, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों ने आपका मराठी, सॉरी इंग्लिश के लेसन में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था। वो ख़त्म हो रहा है दुनिया से, पता चला था, बराबर। वो क्यों ख़त्म होते जा रहा है? क्योंकि हमने ये भी सेंटेंस उसमें देखा था कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो फीमेल बस्टर्ड होता है, साल में एक ही बार एक ही एक अंडा डालते हैं, और बाकी एनिमल्स का वगैरह, बाकी चिड़ियों का वगैरह जो फीमेल बर्ड है बहुत सारे अंडे डालते, तो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो एक ही बच्चे होते हैं। अगर वो भी अंडा अगर किसी ने तोड़ दिया तो वो भी बच्चा नहीं आएगा। तो जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन अगर करोगे तो उसका वंश, उसका जो जात का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती से मिटेगा नहीं। वरना क्या हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा कि धरती में बिल्कुल है नहीं। जैसे कि अभी डायनासोर्स है, डायनासोर पहले एक ज़माने में था, अब है नहीं है। इसी तरह एक लिविंग थिंग दुनिया से गायब हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हुए तो रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। तो प्लांट्स का रिप्रोडक्शन फ्लावर के ज़रिए होता है। फ्लावर में से फ्रूट बनता है, फ्रूट में से सीड बनते हैं, और सीड में से न्यू प्लांट आता है। सो ऑल दिस टुगेदर वर्क फॉर द रिप्रोडक्शन। नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। देखो यहाँ पर
ये अर्थ का लेवल हो गया, नीचे पूरे मट्टी दिया हुआ है, यहाँ पर रूट्स है, दिखाई दे रहे हैं आपको बहुत सारे रूट्स है। और उसके बाद यहाँ से स्टेम चालू हो जाता है, बराबर। स्टेम में से ब्रांचेस ब्रांचेस बहुत सारे आए, ओके। ब्रांचेस पे लीव्स भी है, बहुत बहुत सारे लीव्स है। देखो यू कैन सी फ्लावर्स ऑल्सो, फ्लावर्स भी दिख रहा है, फ्रूट्स भी दिख रहा है, बराबर। अभी ये एक एक पार्ट के बारे में चलो हम स्पेशली अलग अलग देखते हैं। देखो फ्लावर के बारे में दिया, लीफ के बारे में, स्टेम, फ्रूट, ये सभी दिया हुआ है। सो लेट्स सी, let's study first about the flower. This is the most attractive part of the plant. It is connected to the stem by a stalk. अभी ये स्टॉक क्या है? ये देखो अभी एक फ्लावर है, सपोज समझो कि फ्लावर यहाँ से, ये जो फ्लावर में एक छोटा सा डंडा दिख रहे हो ना फ्लावर के जस्ट पहले, अ स्मॉल स्टेम लाइक पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टॉक। जैसे अभी यहाँ पर से इधर फ्लावर आया, तो ये जो अटैच जो होने के लिए जो पार्ट होता है, दैट इज द स्टॉक, विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। द फ्लावर इज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलो फ्लावर के बारे में क्या क्या बताया। इट्स मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। प्लांट में सबसे खूबसूरत, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है? फ्लावर। और उसको एक छोटा सा स्टॉक होता है जिसके मदद से वो स्टेम में अटैच्ड है। जैसे आई विल शो यू, ये देखो ये एक स्टेम, स्टेम में से फ्लावर आई, लीव्स वगैरह बहुत सारे आए, और अगर समझो स्टेम में से इधर एक फ्लावर आया, तो ये जो अटैच किया हुआ जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? स्टॉक। और एक फ्लावर को, कोई भी प्लांट का फ्लावर है, उसका एक टिपिकल यानी उसका ही अलग सा एक कलर होता है। सपोज इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मोगरा, तो मोगरा सुनते ही आपके मन में एक कलर, उसके लिए एक कलर आ जाता है, दिस इज द कलर ऑफ ऑरेंज, या येलो वाला भी होता है। तो एक पर्टिकुलर कलर हर एक फ्लावर्स को रहता है, और फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। एंड नाउ लेट्स लर्न अबाउट द स्टेम. The height, shape, and size of a plant depends upon the stem. The stem carries out the functions of production, conduction, and storage of food. In some plants, it has the function of reproduction. It gives support to other parts of the plant. अभी स्टेम का, अगर एक प्लांट बहुत लंबा है, बहुत ही हाइट है उसको, तो उसमें वो हाइट किसके हिसाब से डिपेंड होता है? उसके स्टेम के, बराबर। स्टेम अगर बहुत लॉन्ग है तो दैट प्लांट विल हैव मोर हाइट, वो प्लांट को बहुत ही ज़्यादा हाइट होगा, बराबर। साइज एक प्लांट का शेप, ये सब उसके स्टेम पर डिपेंडेड होता है। स्टेम को बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यानी स्टेम का बहुत सारा काम होता है प्लांट के लिए। कोई कोई स्टेम में फूड स्टोरेज करता है। आपने कभी ऐसा स्टेम देखा है जो फूड स्टोरेज करते हैं? आपने शुगर केन देखा है? शुगर केन का कौन सा पार्ट आप खाते हो? आप उसके स्टेम यूज़ करते हो खाने के लिए, बराबर है। तो उसके अंदर स्टेम में वो अपना फूड स्टोर करके रखा हुआ है। और कोई कोई प्लांट्स का स्टेम से रिप्रोडक्शन होता है ना, स्टेम से नया प्लांट आता है। जैसे रोज प्लांट है, तो रोज प्लांट का स्टेम का थोड़ा सा पार्ट आप काट के ज़मीन में लगाओ, मिट्टी में लगाओगे, कुछ दिन के बाद नया रोज प्लांट उसमें से खिल के आएगा। हिबिस्कस प्लांट भी वैसे ही है। तो रिप्रोडक्शन में भी स्टेम हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है लीफ. The leaf is flat. It plays an important role in the production of food. Leaves are mainly in two types, simple and compound leaves. लास्ट लेसन में हमने ये सभी लीव्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीव्स, है ना, अलग अलग तरीके के लीव्स के बारे में हमने स्टडी किए। यहाँ देखो दोनों तरीके के लीव्स दिए हुए हैं। अगर एक स्टॉक में से एक ही एक लीफ आता है तो ये क्या हुआ? सिंपल लीफ बोलते हैं इसको। अगर एक स्टॉक में से बहुत सारे, एक से ज़्यादा लीफ आता है अटैच्ड, तो इन्हें कहते हैं कंपाउंड लीफ। और एग्जाम्पल दिया हुआ है सिंपल लीफ का हिबिस्कस और कंपाउंड लीफ का रोज, ठीक है। फ्रूट्स. फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स. फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड्स. The pods of beans and peas are actually fruits. अलग अलग शेप के फ्रूट्स और अलग अलग कलर का और अलग टेस्ट का भी फ्रूट्स होते हैं। कोई कोई फ्रूट्स में वन सीड होता है, जैसे आप प्लम, उसके अंदर वन सीड है, मैंगो वन सीड है। पर
कोई कोई सीड में फ्रूट्स में इतने सारे सीड होते हैं कि इवन इट इज़ इम्पॉसिबल टू काउंट वेरी फास्ट, मीन्स क्लियरली काउंट करना भी पॉसिबल हो जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड्स हैं, वाटरमेलन कितने सारे सीड्स होते हैं, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो डॉट 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 दिखते हैं आपको वो पूरे उसके सीड्स होते हैं। और बीन्स का जो पॉड है, मतलब बाहर का जो कवरिंग है, वो भी एक क्या होता है, फ्रूट है। पीस वटाना उसको अक्खा कंप्लीट उसका कवर के साथ जो पॉड के साथ है दैट इज अ फ्रूट, और अंदर का एक एक जो दाना होता है वटाना होता है दैट इज सीड। द रूट्स होल्ड द सोइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। एंकर मीन्स एक जगह में टाइट फिक्स पकड़ कर रखता है। रूट है, रूट मिट्टी के अंदर होता है और प्लांट को मिट्टी में एकदम फर्मली एकदम मजबूत पकड़ कर रखते हैं। The main functions of the root are to absorb and transport water and nutrients from the soil. The roots of the carrot and radish also store food. There are two types of roots, taproot and fibrous root. और ये प्लांट का रूट जो है बहुत ही काम का चीज़ है, क्योंकि प्लांट को वो ज़मीन में ऐसा पकड़ कर रखते हैं। अगर रूट नहीं होता तो प्लांट कहाँ खड़े रहते हैं, कैसे खड़े रहते हैं। और उसका सबसे मेन फंक्शन होता है मिट्टी के अंदर से सभी न्यूट्रिएंट्स, मतलब खाना जो जो कोई भी खाने के मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी का न्यूट्रिएंट्स होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, ये सब, वैसे प्लांट का भी न्यूट्रिएंट्स होता है, वो किधर मिलता है, मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर से ये रूट्स क्या करेंगे, पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करेंगे, खींच के लेंगे और एब्सॉर्ब करके उसको पहुंचाएंगे प्लांट के स्टेम के अंदर से, उसके लीव्स हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं। तो रूट का फंक्शन हो गया एब्सॉर्ब और ट्रांसपोर्ट करना, यानी वाटर न्यूट्रिएंट्स सबको ज़मीन के अंदर से एब्सॉर्ब करके उसको ट्रांसपोर्ट करके किधर तक पहुंचाना है, ऑल द प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और आपने कैरेट और रेडिश देखे होंगे, कैरेट आप खाते हो ना, रेडिश भी खाते हो, मूली, है ना, ये जो है उसके रूट है प्लांट के, वो रूट में प्लांट अपना खाना स्टोर करके रखते हैं, और वही खाना हमको कैरेट जब खाने खाएंगे तो वो खाना हमको मिलता है। और दो तरीके के रूट्स होते हैं, एक रूट है टैप रूट और दूसरा है फाइब्रस रूट। यहाँ पर देखो आपको दिखाई देगा, ये एक टैप रूट है और ये एक फाइब्रस रूट है। टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या फ़र्क है, टैप रूट जैसा अभी समझो ये स्टेम में से रूट आया, ये रूट इस तरह, ये मेन रूट में से ब्रांचेस आ जाएंगे, फिर वो ब्रांचेस का फिर ब्रांचेस, ओके, इस तरह जो रूट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैप रूट। और वो जगह में फाइब्रस रूट कैसा होता है, अभी समझो ये स्टेम है, स्टेम में से ऐसे ही बस डायरेक्ट 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 बहुत सारे रूट्स निकलेंगे एक साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइब्रस रूट है और ये टैप रूट है। नाउ नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Up to now, information about lakhs of plants have been collected. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure, their organs, and their other characteristics. तो कहना क्या है यहाँ पर, बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ प्लांट्स अभी तक फाइंड आउट किए हुए हैं, उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है। ये सभी प्लांट्स के बारे में स्टडी करने के लिए, डिटेल में जानने के लिए हमें इन प्लांट्स को क्लासीफाई करना होगा, तो बहुत ही कन्वीनियंट होगा हमारा स्टडीज़। सो सेम काइंड ऑफ प्लांट्स यानी सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस, उनका स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस है, वो ऑर्गन्स कैसे कैसे हैं और बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सभी देकर साइंटिस्ट लोगों ने ये सब प्लांट्स को क्लासीफाई किया हुआ है। द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस made the first scientific classification of plants. Initially, it was his method of classification that was used by all. कैरोलस लिनियस करके जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहली बार क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का, और पहले पहले तो इन्हीं का ही, इनके हाथों से बना हुआ क्लासिफिकेशन ही सब लोग यूज़ करते थे। नाउ हियर अ चार्ट इज गिवन, यू ऑब्जर्व द प्लांट, ये प्लांट को आप ऑब्जर्व करो और ये चार्ट आप फिल कर सकते हो। नेम ऑफ द प्लांट है रोज, वेयर डज द प्लांट अकर, या फिर कहाँ पर ये बढ़ता है। नेचर ऑफ द स्टेम, उसका स्टेम किस तरह है, दैट मीन्स उसका स्टेम ज़्यादा जाड़ा है क्या, सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा है क्या। सरकमफ्रेंस का मतलब, अगर एक स्टेम का सरकमफ्रेंस का मतलब होता है स्टेम कितना थिक है, कितना जाड़ा है। कलर क्या है उसका स्टेम का,
bark, स्टेम के जो छिलके होते हैं उसको bark कहते हैं. bark किस तरह है, हार्ड है क्या, सॉफ्ट है स्टेम. कोई कोई प्लांट का स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो ज़्यादा मजबूत खड़े नहीं पाते, तो वैसा क्या कैसा है बताना है. और हाइट के बारे में बताना है, शॉर्ट प्लांट है या मीडियम साइज प्लांट है या फिर बहुत ही वेरी टॉल प्लांट्स है. ब्रांचेस कैसा है, ब्रांचेस का नेचर कैसा है, एट अ प्लेस में से बहुत सारे ब्रांचेस आए क्या, ब्रांचेस पे ब्रांचेस हुआ है क्या, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं इसमें नॉर्मली. लीव्स कैसे, लीफ का कलर कैसे, डार्क ग्रीन है क्या, लाइट ग्रीन है या डॉटेड है. और लीफ का शेप और कितने उसके एजेस कैसे हैं, प्लेन एज है या फिर ऐसे टूथ टूथ जैसा जो एज है वैसा है. फ्लावर्स का कलर क्या है, फ्रैग्रेंस है क्या, फ्रैग्रेंस मीन्स खुशबू. शेप कैसा, नेचर ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का कलर, फ्रूट का शेप, हार्ड हार्ड फ्रूट है या सॉफ्ट फ्रूट है वगैरह वगैरह. एंड यूसेस, ये प्लांट किस काम के लिए, कौन सा पार्ट इसका कौन से काम के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सब आप अपने ऑब्जर्वेशन से फिल कर सकते हो. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. We can easily notice the differences in the shape and height of plants in our surroundings. It is easy to classify the plants on the basis of this observation. So, the first criteria for classification of plant given here is height. हाइट के हिसाब से हम प्लांट को क्लासीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर देखो इमेज दिया हुआ है, ये प्लांट्स देखो बहुत ही छोटे छोटे, ये थोड़ा उससे हाइटेड वाले, बराबर, मतलब ये एकदम छोटे ग्रास जैसे जो कुछ प्लांट्स है नीचे, और उससे थोड़ा हाइटेड और हाइटेड, फिर और एकदम नाजुक लेकिन हाइटेड, फिर बहुत ही टॉल प्लांट है ना. तो हाइट के हिसाब से प्लांट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन, ट्रीज. सम प्लांट्स ग्रो टॉल, बहुत ऊंचे बढ़ते हैं. द स्टेम, ट्रंक, स्टेम का दूसरा नाम है ट्रंक, दिस इज द ट्रंक ऑफ द प्लांट, ये ट्री का ट्रंक है ये. एंड इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ट्री का, बड़े बड़े ट्रीज का ट्रंक या स्टेम बहुत ही हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है. दे हैव ब्रांचेस एट सम हाइट अबव द ग्राउंड. दे बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर मेनी ईयर्स. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. Trees are tall, big and perennial. What do you mean by perennial? Perennial means they live for long period of time, many years. तो स्टेम बहुत ही हार्ड होता है इसका. स्टेम में कुछ हाइट के बाद ब्रांचेस हो जाता है, ओके. और कोई कोई में फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स भी आते हैं. और ऐसा नहीं कि एक बार आया और प्लांट खराब हो गया, मर गया, ऐसा नहीं. सालों साल तक कंटिन्यू से जीते हैं और हर साल में फ्लावर्स फ्रूट्स वगैरह आते हैं. ये बहुत ही टॉल बिग होता है. और पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स लिव फॉर मेनी ईयर्स. What are the similarities between the hibiscus, oleander and lantana plants? आपने हिबिस्कस देखे होंगे, ओलियंडर, लैंथना वगैरह. ओके, लेट्स सी द इमेजेस ऑफ हिबिस्कस. सी हिबिस्कस तो इधर आपके पास में दिया हुआ है. लेट्स सी द इमेजेस ऑफ अदर टू आल्सो. ये जो दिख रहा है ये हिबिस्कस का प्लांट है, उसका हाइट आप देख सकते हो, है ना. हार्डली कुछ 1 या 2-3 मीटर्स हाइट होगा, बराबर. अभी देखो आप दूसरा ओलियंडर देखो, ओलियंडर का भी 2-3 मीटर्स हाइट हो सकता है, बराबर. ये भी प्लांट आपने देखे होंगे, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होता है इसमें. लैंथना देखो, लैंथना का हाइट, तो ये तीनों प्लांट का जो हाइट है ऑलमोस्ट एक 2-3 मीटर्स हाइट में होता है. सम प्लांट्स ग्रो close to the ground. They give out branches very close to the ground. They are shorter and smaller than trees. Trees से छोटा होता है. But they have thick and hard stem. लेकिन उनका stem बहुत ही मजबूत होता है, hard होता है, thick होते हैं. The oleander, hibiscus, lantana, corandi and rose are shrubs that may grow up to 2 to 3 meters. आपको हिबिस्कस और रोज तो आपके एकदम फेमिलियर प्लांट्स है, तो इससे ही पता चलेगा कि श्रब्स का हाइट कितने होते हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द फेनुग्रीक एंड पेरिविंकल प्लांट्स. अभी नेक्स्ट है फेनुग्रीक और पेरिविंकल. बहुत ही, इससे भी बहुत छोटे होते हैं, बराबर है. फेनुग्रीक क्या होते हैं, मेथी का प्लांट. आप मेथी का प्लांट तो देखते हैं रेगुलर में. और पेरिविंकल भी प्लांट गार्डन प्लांट होता है, वो भी बहुत ही छोटे होते हैं, जितना श्रब्स बड़े होते हैं उतना भी नहीं होता. So they are called herbs. Herbs grow 1 to 1.5 meters tall. The stems of herbs are green and quite flexible as compared to those of trees and bushes.
Herbs may live for a few months or up to 2 years. ये जो हर्ब्स है, हर्ब्स का स्टेम बहुत ही नाजुक होते हैं, फ्लेक्सिबल है, यानी हम उसको बेंड कर सकते हो आसानी से। ग्रीन कलर का होता है इनके स्टेम ज़्यादातर, और ये ट्री के जैसा या बुशस यानी श्रब्स के जैसा इतना मजबूत स्टेम्स इसका नहीं होता, और इतना बड़ा लंबा भी नहीं होता है। हर्ब्स में लिव, और ये ज़्यादातर कुछ महीने जिंदा रहता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 2 साल तक। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो मर जाता है और मिट्टी में मिल जाते हैं, सड़ जाते हैं। According to the size and height of their stems, plants can be classified into 3 types: trees, shrubs and herbs. हाइट और साइज के हिसाब से प्लांट्स को कैसे कैसे डिवाइड किया हुआ है, स्टेम के हिसाब से। कैसे? ट्री, श्रब और हर्ब, थ्री डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब तक हमने तीनों कैटेगरीज देखा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वाइन्स। वाइन क्या होता है? जो वेल होता है ना, स्ट्रेट स्टेम वाला प्लांट नहीं, एकदम कमजोर स्टेम वाला, ऐसा रस्सी जैसा जो बढ़ता है, वेल बोलते हैं ना हम, वो वाले प्लांट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हैव यू सीन वाइन्स लाइक द पम्पकिन, द रेल रोड कीपर creeper and the cowley, watermelon or the grapevine? Grapevine और cowley, watermelon, rain road creeper, pumpkin, ये सब का प्लांट, ये सभी वेल होता है, यानी क्रीपर, क्लाइंबर, ऐसे काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं जिनका स्टेम बहुत ही वीक है। हाउ डू दे ग्रो? वो कैसा बढ़ता है? ज़मीन के सपोर्ट में, ज़मीन में फैला हुआ रहता है एक तो, नहीं तो फिर कोई दूसरे प्लांट के स्टेम के सपोर्ट में उसमें चढ़ चढ़ कर जाते हैं। इवन द बिटरगर्ड का प्लांट, वो भी वैसे ही एक क्लाइंबर है। सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। सम वाइन्स नीड वर्टिकल सपोर्ट फॉर ग्रोइंग, while some others spread on the ground. Climbers like the money plant have aerial roots. एरियल रूट्स क्या होता है? एरियल रूट मतलब हवा में रूट रहना। एरियल रूट जो प्लांट में ज़मीन के अंदर जो रूट जाते हैं, उसके अलावा मनी प्लांट का प्लांट झाड़ अगर आपने देखे होंगे तो उस पर जहाँ जहाँ वो मनी प्लांट का रस्सी जैसा जो झाड़ जाते हैं, उसमें छोटे छोटे रूट्स नीचे नीचे हवा में ऐसा लटका हुआ आपको दिखाई देगा। दे आर कॉल्ड एरियल रूट्स। हैव यू सीन द कुकुम्बर टेंड्रिल? टेंड्रिल क्या होता है? अभी देखो यहाँ पर एक ग्रेप वेन दिया हुआ है, एक ग्रेप का जो वाइन है उस पर आप देखोगे तो नाजुक सा, ये देखो, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। इवन आप करेले के जो झाड़ है उस पर देखोगे, कुकुम्बर के झाड़ पे देखोगे, ऐसा बारीक बारीक टेंड्रिल्स मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स कहते हैं। इसका क्या यूज़ होता है आपको पता है? ये जब दूसरे प्लांट पर चढ़ के रहने जाते हैं, ग्रो होते हैं, तो अगर उसको सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा तो नीचे गिरेगा। तो ये टेंड्रिल उसमें से ग्रो होकर झाड़ के जो ब्रांचेस है, दूसरे जो मजबूत झाड़ जिस पे चढ़ते हैं, उस झाड़ के ब्रांचेस पे ऐसा ट्विस्ट होकर, टर्न होकर, ट्विस्ट होकर उस पर बंध जाते हैं, अपने आप बांधते हैं। और उस वजह से क्या होगा? ये क्रीपर जो है, ये क्लाइंबर जो है, नीचे गिरेगा नहीं। जैसे जैसे और ऊपर वो बढ़ते बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसा वो बड़े मेन जो झाड़ है उसकी झाड़ के एक एक ब्रांच में ऐसा ये ट्विस्ट होकर टाइट पकड़ कर रहता है। ये टेंड्रिल को देखोगे ना, आपको स्प्रिंग जैसा दिखाई देगा, बहुत ही सॉफ्ट, एकदम नरम मुलायम होता है, जस्ट टच करने पे वो टूट जाता है। सो हैव यू सीन कुकुम्बर टेंड्रिल्स दैट लुक लाइक अ स्प्रिंग? ऑफ व्हाट यूज कुड दे बी? मैंने उसका यूज़ बताया आपको। टेस्ट द स्टेम ऑफ एनी वाइन्स, व्हाट डू यू फील? कोई भी वाइन का आप स्टेम टच करोगे, दे दे विल बी वेरी सॉफ्ट, वेरी मोर फ्लेक्सिबल दैन द हर्ब्स। हर्ब्स से भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट, and they are green. Now, the stem of a creeper is very flexible, soft and green. It grows rapidly with the help of a support. ये बहुत ही स्पीड में बढ़ते जाता है, और ये इसको कोई सपोर्ट चाहिए। एक तो हम कोई लकड़ी वगैरह लगा कर देते हैं उसको सपोर्ट के लिए, अदरवाइज इट टेक्स द सपोर्ट ऑफ एनी अदर स्ट्रॉन्ग प्लांट। देखो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है, आपको समझ में आता है। देखो पम्पकिन का प्लांट है यहाँ पर, पम्पकिन का प्लांट, ये देखो वो ज़मीन में फैल जाता है, और इवन वाटरमेलन का प्लांट भी ज़मीन में है। और ये जो है ग्रेप का वाइन जो है वो दूसरे प्लांट की सपोर्ट में। ये देखो ये मनी प्लांट दिखाया हुआ है, ये भी दूसरे प्लांट के सपोर्ट में। वैसा ये जो ज़मीन में जो
फैल कर रहता है वो वाइन्स को कहते हैं क्रीपर्स। क्या कहते हैं? क्रीपर्स। जो झाड़ पर वगैरह चढ़कर जो बढ़ता है उसे क्लाइंबर्स। नाउ, for how many years do crops like bajra, wheat, corn, radish, marigold live? The life cycle of plants like jawar, sunflower is completed in 1 year. These plants are called annuals. The life cycle of plants like carrot, beetroot is of 2 years. They are called biennials. Shrubs like hibiscus and oleander and trees like mango, gulmohar live for several years and bear flowers and fruits. They are called perennials. तो अभी लाइफ साइकिल के हिसाब से इन्हें कितना टाइम तक वो जिंदा रहेगा, कितना टाइम तक वो ग्रो होता है, कितना टाइम में वो मर जाता है या पेरिश हो जाता है, ये टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, लाइफ स्पैन के हिसाब से प्लांट को क्लासीफाई किया हुआ है। जो 1 साल तक जिंदा रहकर मर जाते हैं या पेरिश हो जाते हैं वैसा प्लांट, और 2 साल जीने वाले प्लांट, और बहुत सारे साल जीकर हर साल फ्लावर्स और फ्रूट्स देने वाले प्लांट। 1 साल में जीने वाले एग्जाम्पल हमें दिया जवार और सनफ्लावर जैसे, वो 1 ही साल में ख़त्म है उसका लाइफ साइकिल। दोस आर कॉल्ड एनुअल्स। और 2 साल रहने वाले प्लांट्स का एग्जाम्पल दिया कैरेट और बीटरूट, उन्हें कहते हैं बाइनियल्स। और हिबिस्कस, ओलियंडर, गुलमोहर जैसे बड़े बड़े प्लांट, बड़े बड़े ट्री, मैंगो बहुत सारे साल जिंदा रहते हैं और कई बार फ्लावर्स और फ्रूट्स देते हैं। दे आर कॉल्ड पेरेनियल्स। According to the period of their life cycle, plants are classified as annuals, biennials, and perennials. To which part of the plants are butterflies and insects attracted? आप जल्दी से जवाब देंगे। बटरफ्लाइज और इंसेक्ट्स किसको अट्रैक्ट करते हैं ज़्यादातर? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फ्लावर, क्योंकि फ्लावर इतना खूबसूरत जो होता है और स्वीट स्मेलिंग भी। Plants that bear flowers are called flowering plants, while the plants that never bear flowers are called non-flowering plants. Non-flowering plants may not have organs like roots, stems, leaves, etc. तो फ्लावर आने वाले के हिसाब से प्लांट्स को 2 डिविजन में किया हुआ है। एक फ्लावर खिलने वाले प्लांट्स और एक लाइफ में कभी फ्लावर नहीं आने वाले प्लांट्स। तो फ्लावर्स आने वाले प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं और फ्लावर्स नहीं आने वाले प्लांट्स को नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। सिंबल जैसे वर्ड है वो वर्ड का मीनिंग से ही पता चलता है। और ये जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें स्पेसिफिकली हम रूट, स्टेम, लीव्स बराबर देख नहीं पाते हैं। उसका बॉडी का कंस्ट्रक्शन ही, उनके बॉडी पार्ट्स ही पूरे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, यानी क्या रूट है क्या स्टेम है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। डू यू नो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर इज फाउंड इन इंडोनेशिया? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर कहाँ पर मिलता है? इंडोनेशिया में। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर ऑफ द प्लांट रैफ्लेशिया आर्नोल्डी इज अबाउट 1 मीटर। रैफ्लेशिया आर्नोल्डी नाम का जो फ्लावर है वो फ्लावर का डायमीटर यानी राउंड में वो कितना है? पूरे 1 मीटर का विड्थ है राउंड में, मीन्स डायमीटर काफ़ी बड़ा है। The world's smallest flower is of the plant called Wolffia or duckweed. Wolffia अदरवाइज उसका दूसरा नाम है duckweed। ये दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर है। इसका डायमीटर एज स्मॉल एज 0.5 मिलीमीटर। यू कैन इमेजिन मिलीमीटर क्या होता है? आपके स्केल का बारीक दो लाइन से वो लाइंस के बीच में कितने स्पेस है? सेंटीमीटर का बड़े बड़े लाइंस की बात नहीं कर रहे, छोटे छोटे लाइंस, वो 2 लाइंस के बीच का जो गैप होता है उसे 1 मिलीमीटर बोलते हैं। तो उसका भी हाफ, यू कैन इमेजिन जस्ट अ डॉट, उतना ही होता है वो फ्लावर। कौन सा है वो? वॉल्फिया, अदरवाइज दूसरा नाम है डकवीड। तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर भी देखा हमने, छोटा फ्लावर भी। नाउ वेयर डज द पोमोग्रेनेट श्रब ग्रो? पोमोग्रेनेट कहाँ उगता है या वो ग्रो कहाँ होता है? Where does bulrushes and railroad creeper grow? Where does the lotus grow? Where does the dodder plant grow? ये सभी प्लांट का बढ़ने का जो रीजन है डिफरेंट होता है, बराबर। We see different plants growing in different places around us. Plants can be classified according to their habitat or the place where they grow. Habitat means the place where they grow. जो जगह में हम रहते हैं
वो जगह को हम हैबिटेट कहते हैं। जैसा फिश का हैबिटेट वाटर है, वैसा land, water, marshy areas, deserts, and even a big tree are the various habitats of plants. अलग अलग हैबिटेट आप प्लांट का देखोगे, ज़मीन में रहने वाले प्लांट होते हैं, पानी में वाटर, मार्शी एरिया मतलब कीचड़ वाला जगह, डेसर्ट डेसर्ट रेगिस्तान रेगिस्तान के एरिया में रहने वाले जैसे कैक्टस है, और डेट डेट ट्री है। डेट ट्री क्या होता है? खजूर का झाड़, ये भी रेगिस्तान में बढ़ता है। एंड इवन अ बिग ट्री, बहुत बड़ा ट्री मतलब दूसरे बड़े ट्री के ऊपर उनके ब्रांचेस पे रहने वाले प्लांट्स होते हैं। जैसा कचकट्टा वगैरह जो प्लांट है, दूसरे ट्री के ऊपर रहते हैं वो, मतलब दूसरे ट्री के ट्रंक में वगैरह चिपक कर रहते हैं, उसके ट्रंक के अंदर अपना रूट्स वगैरह डालकर उसमें से न्यूट्रिएंट को खींचकर अपना लाइफ जीते हैं। तो ऐसा डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं प्लांट्स का। डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इससे पहले मैं ये बता दूं आपको कि प्लांट्स का एरिया के रहने के एरिया के वजह हिसाब से उनका नाम, उनका क्या क्या कैटेगरी हमने रखा होगा। एक्वाटिक प्लांट्स होंगे। एक्वाटिक प्लांट्स क्या होता है? यस ज़रूर, क्या है? पानी में रहने वाले प्लांट। और कोई कोई प्लांट पानी में तैरता भी है, बराबर। कोई डेसर्ट प्लांट होते हैं। तो इस तरह हैबिटेट के हिसाब से भी प्लांट्स को डिवाइड किया हुआ है। Now let's see the diversity and classification of animals. Different animals have developed different shapes to survive in the environment. There is a great variety in the body structure of animals too. The amoeba that cannot be seen with our eyes, the huge elephant, the small snail, the fish that swims in water, a kite that flies high in the sky, butterflies that flit around flowers, a house lizard that crawls on the wall are all animals. Each has different characteristics. देखो एकदम छोटे से छोटे अमीबा से लेकर, अमीबा अमीबा को तो कुछ शेप ही नहीं है, ऐसा 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 टेढ़े मेढ़े कोई शेप। ये भी अमीबा का शेप हो सकता, यही अमीबा थोड़ा देर के बाद ऐसा शेप में भी हो सकता। तो कोई शेप का फिक्स नहीं है। इट इज़ अ सिंगल सेल्युलर एनिमल, एक ही एक सेल से बना हुआ है। जो हमारे बॉडी सब लैक्स एंड लैक्स ऑफ सेल से बने हुए हैं, तो वैसा सिंगल सेल से बने हुए अमीबा से लेकर बड़े बड़े एलिफेंट्स, स्मॉल स्नेल, वाटर में रहने वाला फिश, ऐसे ऑल दिस लिविंग थिंग्स आर ऑल एनिमल्स। इनका सभी का बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। एनिमल्स हैव बॉडी पार्ट्स लाइक हेड, नेक, टोर्सो, टेल, लिम्स फॉर मूवमेंट, लिम्स फॉर मूवमेंट। एनिमल्स का डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। हेड, यू नो, नेक, हेड और ट्रंक को जोड़ने वाले पार्ट को नेक कहते हैं, बराबर। नेक के बाद जो लिम्स है, लिम्ब मतलब क्या होता है? पैर, हाथ पैर को लिम्स कहते हैं। पैरों तक पहुंचने से पहले नेक और पैर के बीच का जो हिस्सा है, दैट इज द टॉर्सो, अदरवाइज ट्रंक। और लिम्ब किसके लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए। लिम्स मीन्स लेग्स। तो ये सभी एनिमल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है। दे हैव वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स विच कैरी ऑन वेरियस फंक्शंस इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन, खाना जो वेस्ट होता है उसका वो वेस्ट मटेरियल को बॉडी से निकालना, दैट इज एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, टेकिंग ऑक्सीजन इनसाइड एंड क्रिएटिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ दैट, एंड एक्सेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड बैक, ऑल दिस टुगेदर रेस्पिरेशन। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये एक एक फंक्शन करने के लिए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स आर पार्टिसिपेटिंग टुगेदर टू डू ईच फंक्शन। तो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो कोई एक पर्टिकुलर काम करने वाले हैं, उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं हमारे बॉडी में। इन दिस रिस्पेक्टिव देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल्स। तो ये सिस्टम के हिसाब से भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन एनिमल्स का किया हुआ है। What are the differences in the body structure of animals like a snake, a lizard, a tiger, a fish, an eagle, a hen, a crab, a housefly, an earthworm, a crocodile and a grasshopper? आपको क्या लगता है इनके बीच में इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस है? लॉट्स ऑफ चेंजेस है, बराबर। स्नेक और लिजर्ड एक जैसे थोड़ी दिखता है, टाइगर टोटली डिफरेंट, फिश, ये सभी के सभी, क्रैब मीन्स खेकड़ा, इन सभी के बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस है। We see a variety in animals with respect to their food as well. सभी एनिमल्स जो खाते हैं खाना, उस पर भी डिफरेंस है। कुछ एनिमल कीड़े खाकर जिंदा रहते हैं, तो कुछ एनिमल
प्लांट्स के कोई पार्ट खाकर जिंदा रहते हैं, तो सभी के फूड हैबिट भी अलग अलग होता है. Since animals depend on others for their food, they are found in places where food is available. एनिमल्स हमेशा दूसरे लिविंग थिंग पर, कोई एनिमल प्लांट पर, वो भी तो लिविंग थिंग है, कोई एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है अपना खाने के लिए. तो ज़्यादातर एनिमल्स को हम वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर उनके लिए फूड अवेलेबल है. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एंड ईटिंग फूड. अलग अलग एनिमल का फूड मिलने का तरीका अलग होता है. जैसे अभी लायन लायन खुद शिकार करके यानी दूसरे एनिमल्स को अटैक करके उसको मार के उसका फ्लैश खाते हैं. वो जगह में आप अभी समझो कि आपने अपने हाइना हाइना नाम का एनिमल के बारे में सुना होगा. वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल ने मार के डाला हुआ वो सब फ्लैश खाते हैं. वल्चर मरा हुआ चीज़ों को खाते, मरा हुआ एनिमल्स को खाते हैं. तो अलग अलग एनिमल का फूड ऑब्टेन करने का मेथड भी अलग है. दिस टू लीड्स टू डिफरेंसेस इन द बॉडी स्ट्रक्चर. इसकी वजह से भी उनका बॉडी स्ट्रक्चर में फ़र्क आता है. टाइगर को एकदम शार्प क्लोज मतलब पंजे में शार्प नाखून होते हैं और उनके दांत भी बहुत ही शार्प होते हैं, सो दैट दे कैन टेयर द फ्लैश ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के फ्लैश को फाड़ कर चीर फाड़ कर खा सके. लेकिन वो जगह में हिरन को वैसा नहीं है, क्योंकि उसको कोई एनिमल को टेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो अलग अलग एनिमल का बॉडी स्ट्रक्चर उनके ईटिंग हैबिट से भी जुड़े हुए रहते हैं. ऑब्जर्व द एनिमल्स इन योर सराउंडिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स. और उसके बाद उनके बारे में डिटेल आपको ये इसमें करना है. दैट इज़ एन एक्टिविटी. You will not see all animals in your surroundings. Why in your own surroundings? Why is it so? Which are the other animals that you know of but have not seen? आप आपके आसपास में देखोगे तो आपको डॉग, कैट, काऊ, बफलो ये सब दिखाई देगा. कैन यू सी अ टाइगर इन योर विसिनिटी, इन योर सराउंडिंग? नो, क्योंकि उसका हैबिटेट अलग होता है, वो रहने का एरिया अलग होता है. सो now you have to another activity is given to collect information about the animals which you know but cannot be seen in your surroundings. Take a drop of water from a puddle and place it on a glass slide. Observe it under the microscope. What do you see? When a drop of water from the puddle is seen under the microscope, innumerable microbes can be seen moving about in it. You will see the continuously moving amoeba. The paramecium is also a unicellular animal like amoeba. A horse, bear, tortoise are multicellular animals. So what activity is given here? You know puddle, पानी वगैरह जमा होकर रास्ते में जो पड़ा रहता है उसको puddle कहते हैं. बारिश का पानी कुछ जमा हो गया हुआ puddle में से थोड़ा सा पानी लेकर आप अगर इस तरह माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर अगर चेक करोगे, you may see so many small animals in that unicellular, एक ही सेल से बने हुए, just like amoeba. And this one another unicellular animal paramecium, एक चप्पल के शेप में वगैरह रहता ही है. तो ऐसे बहुत सारे unicellular animals उसके अंदर मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा. These are unicellular animals which cannot be seen with the help of our naked eye. कोई कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है, इवन ये जो सादा माइक्रोस्कोप है इससे भी नहीं दिखेगा. वी हैव टू यूज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टू सी देम. और वो जगह में हॉर्स, बेयर वगैरह जो एनिमल है, इवन ह्यूमन बीइंग, ये सब मल्टी सेलुलर एनिमल्स है. तो ऐसा सेल के काउंट के हिसाब से भी एनिमल्स को क्लासीफाई किया है, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. एनिमल्स विद अ वर्टिब्रल कॉलम एंड दोस विदाउट इट फॉर्म टू ग्रुप्स. दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स रिस्पेक्टिवली. अब ये वर्टिब्रल कॉलम क्या है? हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड करके एक चीज़ होते हैं. हमारे ब्रेन में सब बहुत सारे नर्व्स है, जो नर्व्स हमारे बॉडी में भी फुल नर्व्स फैले हुए हैं, जिस नर्व्स के मदद से हमें फीलिंग्स, मतलब कोई टच किया, किधर लगा, ये सभी फीलिंग्स हमें नर्व्स हमारे ब्रेन में पहुंचाते हैं. ये नर्व्स सब ब्रेन में पहुंचाने से पहले हमारा एक नर्व्स का बहुत सारा नर्व्स का एक झुंड, एक मेन नर्वल कॉर्ड, एक मेन नर्वल कॉर्ड यानी एक रस्सी जैसा हमारे पीठ के बैक साइड में जो बोन्स है वो बोन्स के अंदर रहते हैं. और वो जो बोन है इन्हें कवर करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड को, उसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम. ओके, आई विल शो यू द इमेज ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. यहाँ पर आपको एक स्केलेटन का इमेज दिख रहा है. इस इमेज में आप देखिए एक
एक मेन एक बोन यहाँ से जो जा रहा है, ये एक्चुअली हमारे बैक साइड में आता है। ये जो बोन है इसे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम। और इस बोन को एक्चुअली हमारे बॉडी में इसका पोजीशन कुछ इस तरह है। बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के बैक में इस तरह होता है ये वर्टिब्रल कॉलम। इसके अंदर एक एक क्या बोलते हैं, जाड़ा एक रस्सी की जैसा हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड को ये वर्टिब्रल कॉलम संभालता है या प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसा वर्टिब्रल कॉलम या ये मेन जो हड्डी है, हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको, ये जो जो बोन है, वो बोन जितने भी एनिमल्स को है उन्हें सब वर्टिब्रेट्स ग्रुप में डाले हैं। और जिस एनिमल को ये नहीं है ये वर्टिब्रल कॉलम, उन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं। जैसा कॉकरोच है और अर्थवर्म है, इनके सभी बॉडी में ये मेन ये बॉन्ड नहीं है। इवन एक फिश को लो, फिश के अंदर बॉडी में भी ये मेन ये जो बॉन्ड है, हम फिश का कांटा जो बोलते हैं मेन, वही उनका बॉडी का वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो जो एनिमल में है उन्हें वर्टिब्रेट एनिमल्स, और दूसरे जिनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उन्हें इनवर्टिब्रेट कहते हैं। Snakes, birds, fish and kangaroos, as also humans, are vertebrate animals. Animals such as snail, cockroaches, earthworm do not have a vertebral column and therefore they are invertebrate animals. Name some animals which lay eggs and others which give birth to their young ones. देखो कुछ एनिमल्स में वो अंडे डालते हैं और अंडे से नया उनका जो बच्चा है वो निकलते हैं। दैट मीन्स टू गिविंग फॉर गिविंग बर्थ टू द न्यू वंस, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कुछ एनिमल अंडे डालते हैं और अंडे से बच्चा निकलते हैं, और कुछ एनिमल अपने बॉडी से, अपने पेट से डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो जितने भी बर्ड्स है वो सब अंडे डालने वाले एनिमल में आया, और इवन कुछ स्नेक्स होते हैं अंडे डालने वाले, बराबर। और एनिमल जैसे काऊ, गॉट, ह्यूमन, ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। We have learned that producing another living thing like oneself is called reproduction. ये तो अभी यही लेसन में हमने पढ़ा, अपना ही सेम काइंड ऑफ छोटे बच्चे को जन्म देना उसे कहते हैं reproduction. A hen lays eggs and hatches them. After a few days the young chick hatch out of the egg. एक hen अंडे डालते हैं, कुछ दिन के बाद वो अंडे से छोटा सा चिक बाहर आते हैं। A cow gives birth to a calf. Before that the calf grows within the cow's body. काउ तो एक काफ को जन्म देते हैं, बट वो जन्म देने से पहले वो काफ उसके बॉडी के अंदर, उसके पेट के अंदर बड़ा होता है, ग्रो होने के बाद बाहर आता है। According to the mode of reproduction, animals are classified into two groups. तो जिस तरह जो मेथड से अपने बच्चे को जन्म देते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वो मेथड के हिसाब से भी एनिमल्स को दो डिफरेंट काइंड में क्लासीफाई किया है। एक ओवीपैरस और दूसरा विविपैरस। देखो ओवीपैरस, ओ का शेप किसके जैसा होता है, अंडे के जैसा। तो आप समझो कि ओ मीन्स एग, ओ अंडे का शेप है, बराबर। तो ओवीपैरस जो होता है अंडे डालने वाले एनिमल्स होते हैं, और विविपैरस अंडे नहीं डालने वाले होते। ओके, ओवीपैरस एनिमल्स एंड विविपैरस एनिमल्स। नाउ according to their habitat, animals are usually classified into terrestrial and aquatic animals. अभी रहने का जगह कहाँ पर है एनिमल की, उस हिसाब से भी एनिमल को क्लासीफाई किया है। मीन्स अलग अलग क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया है कि हैबिटेट के हिसाब से। टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन में रहने वाले एनिमल, एक्वाटिक मीन्स पानी में रहने वाले एनिमल। However, animals like frog, salamander, toad live in both the places. मतलब आप जानते हो फ्रॉग, सैलमेंडर को भी देखे होंगे आप। टॉड मीन्स फ्रॉग जैसे ही है, लेकिन उसका बॉडी फ्रॉग के जैसा स्मूथ नहीं होता। दोनों एक जैसे ही देखने में है, फ्रॉग का जैसे ही सब बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके बॉडी के ऊपर स्मूथनेस नहीं है, रफ है, और उसका बॉडी का जो शेप थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है। तो ये टॉड, ये सभी पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रह सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं एम्फीबियस एनिमल्स। पानी में रहते टाइम पानी के हिसाब से जिएंगे, ज़मीन में आते टाइम ज़मीन के हिसाब से वो लाइफ चलाएंगे। तो इन्हें एम्फीबियस एनिमल्स कहते हैं। तो वापस से ज़मीन में रहने वाले एनिमल को आप क्या कहते हैं? यस, यू आर राइट, टेरेस्ट्रियल। पानी में रहने वाले को एक्वाटिक,
और दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, ज़मीन में भी, तो उन्हें कहते हैं amphibious animals. A kite, an eagle, a crow, a butterfly, a honeybee all fly in the air. ये सभी तो हवा में हमेशा उड़ते रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. क्या कहते हैं? एरियल. जो हवा में ज़्यादातर टाइम वक्त बीतते हैं उन्हें एरियल एनिमल्स कहते हैं. दो दे लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, भले ही वो रहने के लिए कई और जगह में, लेकिन मैक्सिमम टाइम उन लोग हवा में रहते हैं. तो दिस एनिमल्स आर सेड टू हैव एन एरियल मोड ऑफ लाइफ. उनका लाइफ कौन से स्टाइल के हैं? एरियल स्टाइल के हैं. नाउ in the living world, a lot of diversity is seen both in animals and plants. Every plant and animal is unique. We should all make efforts to conserve this diversity in the living world. यही मैसेज हमें इंग्लिश का द ग्रेट इंडियन बस स्टार के नाम लेसन में भी मिला. मतलब ये वर्ल्ड पूरे डाइवर्सिटी से भरे हुए हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स से भरे हुए हैं. बराबर. तो सभी एनिमल, ईच एंड एवरी एनिमल इज यूनिक. कोई भी किसी के जैसा नहीं है. चलो इसके सब्स्टिट्यूट में दूसरे मिल जाएगा, इसके बदले दूसरा. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल पीपल. हम जो एनिमल्स में से इंटेलेक्चुअल कौन है? ह्यूमन बीइंग है. तो हमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सभी किस्म के एनिमल को दुनिया से मिटने नहीं देना. वी हैव टू कंसर्व देम. तो हमने ये लेसन में क्या पढ़ा वो देखना है. Plants are classified on the basis of their height, shape of stem, period of life cycle and habitat. Animals are classified on the basis of cell structure, एक सेल वाले, बहुत सारे सेल वाले, है ना. Vertebral column, वो हिसाब से invertebrate, invertebrate. Method of reproduction, oviparous and viviparous. Habitat, terrestrial, aquatic, amphibious, aerial. बराबर. तो ये सभी डिफरेंट क्लासिफिकेशन था प्लांट्स और एनिमल्स की. I hope you understood the lesson. Chalo, let's meet in the next video. Bye bye.